गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। तो अभी हम दोनों केस में ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखते हैं। एंड यहाँ पर हमने देखा कि एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस मेरे पास है जो मैंने रेड आउटलाइन के साथ बनाया हुआ है। ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर मैंने माना है सी, ये पॉइंट है इसका सेंटर। और यहां पर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है यानी रेयर मीडियम में जो साइड है वो कॉनकेव है, यानी यार रेयर मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है μ1। ये है डेंसर साइड जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है μ2। ये मैंने अज्यूम किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाती हुई लाइन को मैंने कहा है नॉर्मल। कोई पॉइंट ओ लिया, ओ से ओ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे ओ ए चलती है जो एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, और ये रे जब यहां पहुंचती है तो इसका जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल होता है जिसको हम कहते हैं आई। तो ये है हमारा एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में पहुंचेगी इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड होके जाएगी। एंड ऑन प्रोड्यूसेस बैक इट सपोज टू फॉर्म द इमेज एट आई। जब इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है तो वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देती है। जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है तो वो एक पोजीशन ऑफ इमेज मिलती है। तो यहाँ पर इमेज आई है जिसका एंगल मैंने बीटा माना और नॉर्मल का एंगल था थीटा। एक बार फिर नोमेनक्लेचर के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है हमारा -u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ सरफेस आ रहा है यानी टुवर्ड्स द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव माना। जब मैं P से I तक आता हूं तो मुझे अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आना पड़ता है, यानी ये है -v और ये P से C तक है -r। ये मेरे पास आ जाता है। अब मैं फिगर से देख लेता हूं। फ्रॉम फिगर PO इक्वल्स टू -u, PI इक्वल टू -v एंड PC इक्वल टू -r। मैंने बताया था दो ट्राइंगल हमें सेलेक्ट करने, दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा A और C। एक बार ट्राइंगल बनेगा ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करते हुए यानी ट्राइंगल OAC, और दूसरी बार ट्राइंगल बनेगा इमेज को इंक्लूड करते हुए यानी ट्राइंगल IAC। तो पहले में इन ट्राइंगल OAC ये हर क्वेश्चन में होगा, हर एक पोर्शन में होगा। इन ट्राइंगल OAC अल्फा प्लस आई इक्वल टू थीटा। देखिए ट्राइंगल OAC मेरा ये है जिसमें इंटरनल एंगल है अल्फा, साथ साथ दूसरा इंटरनल एंगल है आई, और इसका जो थर्ड एक्सटीरियर एंगल है वो है थीटा। तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू थीटा। बट क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन स्टडी करना है तो मुझे चाहिएगा आई इक्वल टू होगा थीटा माइनस अल्फा। ऑलरेडी हम जानते हैं अल्फा, थीटा और बीटा तीनों बहुत स्मॉल एंगल है, दैट्स व्हाई हम इन एंगल्स को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आई कैन राइट आई इक्वल टू tan थीटा माइनस tan अल्फा। और अगर मैं इस ट्राइंगल को इंक्लूड कर लूं, मैं ट्राइंगल मेरे पास दो आते हैं, ट्राइंगल OAM और ट्राइंगल CAM। ट्राइंगल CAM में मुझे मिलता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा AM और बेस है मेरा CM। तो ट्राइंगल है जो tan थीटा होगा वो AM अपॉन MC होगा, M से C तक का डिस्टेंस। और जब मैं tan अल्फा की बात करूंगा तो AM परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी OM यानी MO। तो I इक्वल टू AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन MO। बट मुझे पता है कि अगर अपर्चर बहुत स्मॉल लिया है मैंने इस सरफेस का, तो स्मॉल अपर्चर की वजह से पॉइंट M और पॉइंट T विल बी फेयरली क्लोज। पॉइंट M और P बहुत क्लोज होंगे, इसका मतलब M is just lying over P, M बिल्कुल P के ऊपर ही पड़ रहा होगा। That's why I can say MC equal to PC और MO equal to PO, यानी M को मैं जस्ट P के ऊपर रिप्रेजेंट मान लूंगा।
तो I कैन बी रिटन एज I इक्वल टू AM अपॉन PC माइनस PO, बट PC अगर मैं नोमेनक्लेचर से देखूं तो ये है माइनस R और PO है मेरे पास माइनस U, तो I कैन बी रिटन एज AM मैंने कॉमन लिया माइनस R और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन U। ये मैंने इक्वेशन 1 मानी। अब मैं ट्रायंगल IAC देखता हूं, ट्रायंगल IAC में क्या मिल रहा है मुझे, यहां पर कह रहा है इंटरनल एंगल बीटा प्लस इंटरनल एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू थीटा, थर्ड एक्सटीरियर एंगल। यहां से भी R इक्वल टू थीटा माइनस बीटा आएगा और विद द सेम रीजन आई कैन राइट tan थीटा माइनस tan बीटा। अब इस R को मैं लिख सकता हूं AM अपॉन PC, इस बार मैं MC और MI नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैंने P को M के ऊपर मान लिया, स्टार्टिंग में ही हमने अजम्पशन ले लिया था। तो R इक्वल टू AM अपॉन PC माइनस AM अपॉन PI, AM कॉमन आया, PC माइनस PI 1 अपॉन में आ जाएगा और लास्ट में R इक्वल टू जब मैं देखता हूं तो AM बाहर कॉमन है, PC की जगह 1 अपॉन PC की जगह माइनस 1 अपॉन R और माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R इक्वल टू AM इंटू माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन V, इक्वेशन सेकेंड। अब मैं स्नेल्स लॉ स्टडी करने जाता हूं इस पर्टिकुलर केस का। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू एंटरिंग मीडियम यानी μ2 डिवाइडेड बाय द लिविंग मीडियम यानी μ1, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1। एक बार फिर क्योंकि I और R भी स्मॉल एंगल है, क्योंकि I और R दोनों ही बहुत छोटे एंगल के सब्ट्रैक्शन से मिल रहे हैं, एक मिला मुझे R इक्वल टू थीटा माइनस बीटा और दूसरा मिला था मुझे थीटा माइनस अल्फा, तो ये बहुत छोटे एंगल है, दैट्स व्हाई साइन I कैन बी रिटन एज I ओनली और साइन R कैन बी रिटन एज R ओनली, यानी I कैन से I अपॉन R इक्वल टू μ2 बाय μ1 और यहां से μ1 I इक्वल टू μ2 R, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I एंड R फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो μ1 इंटू AM माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू μ2 इंटू AM माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन V, AM से AM कैंसिल हो जाता है और यहां बचेगा मेरे पास माइनस μ1 अपॉन R प्लस μ1 अपॉन U माइनस μ2 अपॉन R प्लस μ2 अपॉन V। याद रखिए हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो R वाले टर्म को एक तरफ करना है और ऐसे केस में जब भी हम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं V वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, U वाला टर्म नेगेटिव है पॉजिटिव है वी डोंट केयर, बट V वाले टर्म को हम हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। तो इस V को जब मैं पॉजिटिव रखना चाहता हूं तो इस U को उधर ले जाऊंगा, तो ये आएगा मेरे पास इस V को मैं इस तरफ लाया लेकिन ये पॉजिटिव है, मैंने टर्म्स फ्लिप कर दिए, तो μ2 अपॉन V माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा μ1 अपॉन U इक्वल टू ये μ2 अपॉन R उधर से इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। ये ही है मेरे पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अगर मैं इसमें से R कॉमन निकाल के एक तरफ कर लूं तो दिस इज द सरफेस फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। Now we are going to discuss the third case, refraction through a concave spherical surface when object is in denser medium। आपकी साइन कन्वेंशन ना बदले इसलिए मैंने मीडियम के डायरेक्शंस को बदल लिया है। वैसे आप इस डेंसर मीडियम को इस तरफ भी बना सकते थे, लेकिन फिर आपके रे के डायरेक्शन कुछ हद तक बदल जाते, इसलिए इसको इंटैक्ट रखने के लिए मैंने इस तरह से बनाया। मैंने अज्यूम किया मेरे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, ये यहां से मैंने माना सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी P से लेके C तक का डिस्टेंस मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है इस बार, और ये इस तरफ डेंसर मीडियम लिया है, इस तरफ मैंने रेयर मीडियम लिया है, ये है मेरा रेयर मीडियम और ये है मेरा डेंसर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 माना हुआ है। सेंटर से किसी पॉइंट को मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया ऑन द सरफेस A, जिसको मैंने कहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। A को C से मिलाने वाली लाइन बन जाती है नॉर्मल। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर रखा है, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है इस बार। ऑब्जेक्ट से जब रे जाएगी इंसिडेंट रे पॉइंट तक, तो ये गई एक इंसिडेंट रे जिसका एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस बनता है अल्फा, हमें सबको पता है। व्हाट हैपेंड टू दिस रे, हमें पता है कि व्हेन रे एंटर्स द डेंसर टू रेयर मीडियम इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हटके जाएगी
तो दिस इज गोइंग टू बी द refracted ray. Yani what happened to this ray on producing back? It's supposed to form an image at this point, that is point I. इस point I की जो डिस्टेंस है P से वो मैंने मान लिया -v, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था जिसका डिस्टेंस मैं यहां से मान रहा हूं -u. तो दिस इज ऑल अबाउट फिगर. यहां पर एक और चीज मैं कर लेता हूं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. ये परपेंडिकुलर जो मैंने डाला है ये है पॉइंट एम पे टच करता है प्रिंसिपल एक्सिस को. तो दिस इज द फिगर. एक और चीज यहां पर अब बना रहा हूं, ये है एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे का, दैट आई कॉल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर. तो आई और आर इस बार दोनों एक्सटीरियर एंगल है. ये एंगल अल्फा था, ये एंगल मेरा बीटा हो जाएगा. याद रखें फिजिक्स में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो जो इंसिडेंट रे है या जो एक्चुअल रे है उसको हमेशा बोल्ड से दिखाते हैं, और जो वर्चुअल रे जो पहुंचती नहीं है सपोज कर दिया जाता है उसको आप डॉटेड दिखाते हैं, यानी आप उसको वर्चुअल दिखाते हैं. अब अगर मैं एक बार फिर फिगर से देखूं नोमेनक्लेचर, तो PO इक्वल टू मेरे पास है -u, मेरे पास PC इक्वल टू है +r दिस टाइम, और मेरे पास PI इक्वल टू है -v. मैंने बताया था कि आपको दो ट्राइंगल स्टडी करने. पहला ट्राइंगल इन ट्राइंगल, इस बार मैं थोड़ा शॉर्टकट जाऊंगा. इन ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC में अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल OAC ये ट्राइंगल है जिसमें इंटीरियर एंगल थीटा और इंटीरियर एंगल अल्फा है, दोनों का सम i के बराबर है, यानी I इक्वल टू होगा थीटा प्लस अल्फा. और क्योंकि अल्फा थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल तो I के अंदर tan अल्फा tan थीटा माइनस tan अल्फा. और अगर मैं देखूं tan थीटा क्या है, am अपॉन mc, तो I कैन बी रिटन एज am अपॉन mc प्लस am अपॉन, यहां से tan अल्फा क्या है, am अपॉन mo. एक बार फिर ड्यू टू स्मॉल अपर्चर, अगर अपर्चर स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि M is fairly close to P, और I can say MC can be written as PC and MO can be written as PO. तो putting values I can be written as AM मैंने कॉमन निकाल लिया, MC की जगह 1/PC प्लस 1/PO. साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाऊं तो I इक्वल टू AM, PC की जगह 1/R प्लस का, और इसकी जगह माइनस का 1/u, तो -1/u. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल IAC की. इन ट्राइंगल IAC में क्या होगा, हमें पता है ट्राइंगल IAC ये है जिसमें बीटा और थीटा इंटीरियर एंगल है जबकि R थर्ड एक्सटीरियर एंगल है, यानी R कैन बी रिटन एज बीटा प्लस theta plus beta, or with the same reason I can write tan theta plus tan beta, or R can be written as AM upon PC plus AM upon PI. और यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो AM कॉमन आ जाएगा, और 1/PC प्लस 1/PI मेरे पास ये आएगा. और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू को साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्रैक करूं तो क्या आएगा, R इक्वल टू AM एज इट इज कॉमन 1/R, क्योंकि R पॉजिटिव था, PC जो था प्लस R के इक्वल था, और PI माइनस V के इक्वल था, -V. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इस इक्वेशन का स्नेल्स लॉ में थोड़ा करेक्टली लिखना है. कैसे लिखेंगे, स्नेल्स लॉ. साइन I अपॉन साइन R, ये तो एज इट इज. बट इस बार जो ट्रांजिशन है, रे जो है μ2 से μ1 में गई है, यानी डेंसर से रेयर में गई है, तो यहां पर लिखा जाएगा μ1 अपॉन μ2. और हमें पता है एज I एंड R आर स्मॉल, ये दोनों ही स्मॉल है, implies that sin I is approximately equal to I,
and sin r is approximately equal to r itself. I can say I upon r equal to mu1 upon mu2, और यहां से जो इक्वेशन थर्ड आ रहा है mu2 इंटू आई इक्वल टू mu1 इंटू आर, ये इक्वेशन थर्ड है। अगर इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट और सेकंड से मैं आई और आर की वैल्यू भर दूं तो क्या आएगा, mu2 इंटू आई की वैल्यू है am 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू mu1 am 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। am से am कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, इनकी मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेता हूं, ये आएगा mu2 अपॉन आर माइनस mu2 अपॉन यू इक्वल टू mu1 अपॉन आर माइनस mu1 अपॉन वी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आया जिसको मैं इक्वेशन 4 कह रहा हूं। अब ध्यान दें, मैंने कहा था कि v वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखना है, r वाले टर्म को एक तरफ कर रहा है। तो अगर मैं यहां से v वाला टर्म इस तरफ लाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई कैन राइट mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u दैट इज इक्वल टू mu2, यहां पर ये mu1 अपॉन r पॉजिटिव रहेगा माइनस mu2 अपॉन r, ये हमने कर लिया। और मैं कह सकता हूं mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r, इसमें मैंने कॉमन निकाला था। यही रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है इन, दिस इज द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ऑन a concave reflecting surface when object lies in denser medium। या अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यहां से कंपेयर मैं कर लेता हूं, अगर मेरा प्रीवियस फॉर्मूला कॉन्केव सरफेस की मैं बात करूं तो आया था mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u दैट वाज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला मेरे पास आया था। ये था रेयर ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में थी, और ये था डेंसर मीडियम के लिए जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में थी। तो ये दो रिफ्लेक्शन फॉर्मूले कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के। अब हम फोर्थ सरफेस यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, वो आप सेल्फ ट्राई करें विद द सेम। तो ये आपका टॉपिक है। अब हम इसके आगे चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्टकट। याद रखें कि सरफेस कोई भी हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला चेंज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप देखें यही फॉर्मूला कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए भी आया था, यही फॉर्मूला कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी आया था जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में थे। ये फॉर्मूला कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी आया है, और जब आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ट्राई करेंगे विद डेंसर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम तो यही फॉर्मूला आने वाला है। तो याद रखें, आपको दो ही चीज याद रखनी है रिफ्लेक्शन फॉर्मूला जब बनाना है। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। ये सीधा शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने आप से फॉर्मूला डिसाइड कर लेंगे। लेंस मेकर्स में ये शॉर्टकट बहुत हेल्प करता है। हमें पता है ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम का सिंबल हमने लिया था mu1 और डेंसर मीडियम का सिंबल हमने लिया था mu2। ये रेयर के लिए लिया था, ये डेंसर के लिए लिया था। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है 1 अपॉन v माइनस अपॉन u इक्वल टू अपॉन r करना। ये आपको अरेंजमेंट याद रखना है, अपॉन v माइनस अपॉन u। अब ऑब्जेक्ट जिसमें है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एंगेज कर दो। ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, यानी u के ऊपर mu1 आएगा। जब ये यहां mu1 आएगा तो इसके लिए बचता है सिर्फ mu2, और जो अरेंजमेंट यहां पर है mu1 माइनस mu2 या mu2 माइनस mu1 वो एज इट इज यहां रख दो। तो mu2 माइनस mu1 ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्मूला फॉर एनी सरफेस इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। सी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में हो, अगर ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम तो क्या होगा, इज इन डेंसर मीडियम। ये सीधा फॉर्मूला शॉर्टकट देगा आपको। और इसके लिए हमने मान लिया, एक बार फिर वही करते हैं, अपॉन v माइनस अपॉन u इक्वल टू अपॉन r। अब ऑब्जेक्ट का है मेरा इस बार
डेंसर मीडियम में, यानी यू के ऊपर आ जाएगा μ2। अब μ2 या u के ऊपर है तो v के ऊपर क्या आएगा μ1। याद रखेंगे v को हमेशा पॉजिटिव टर्म बनाएंगे, u को नेगेटिव टर्म, और μ1 माइनस μ2 है यहां पर, तो ये एज इट इज यहां रख दो μ1 माइनस μ2। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द object in denser medium for any surface. Maybe it is convex, maybe it is concave. So at last I am going to give you the last tip, that the surface formula changes only with the position of object, not with the nature of the surface. Surface may be concave, may be convex, but if object is in rare medium, both will produce the same refraction formula. If object is in denser medium, both will produce the same रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, नो मैटर इमेज इज फॉर्म्ड रियल और इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल। तो जस्ट याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां है सरफेस फॉर्मूला देखने के लिए, ये चीज मैटर करेगी। इस वाले में जो आपको करना है किया है, बिल्कुल वैसा ही आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में भी करना पड़ेगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।